आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या का 4/5 64 के बराबर है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। 4/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 64। व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर। हमें बताना है कि किसी संख्या का 4/5 जो है ये 64 के बराबर है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो मान लेते हैं हम कि वो संख्या हमारी x है। संख्या को हमने x मान लिया है तो x का 4/5 हमारा इस संख्या का 4/5 यानी x का 4/5 हमारा 64 के बराबर है। तो हमें x का आधा बताना है। तो उससे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर होगा हमारे 64 गुणा 5 और अपन में आएगा हमारा 4। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 आएगा और x बराबर आएगा हमारे 80। वो संख्या आई है हमारी, संख्या बराबर 80 है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस संख्या का आधा क्या होगा। तो संख्या का आधा यानी x/2। तो x/2 कितना होगा, 80/2 यानी संख्या का आधा बराबर होगा हमारे 40 के। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस संख्या का आधा हमारा 40 होगा और संख्या हमारी 80 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है। 4 संख्याएं दी गई है हमें प्रश्न में, हमें बतानी है कि इसमें से हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है। पहली संख्या हमारी है 187, दूसरी है यानी ऑप्शन बी है हमारा 173, सी है हमारा 437 और डी है हमारा 627। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। 4 संख्याओं में से हमें प्राइम नंबर बताना है। पहली संख्या हमारी 187, दूसरी 173, तीसरी हमारी 437 और जो हमारी डी है ये है हमारी 627। तो यहाँ पर हमारी जो 100 पहली संख्या जो है 187 ये हमारी 11 से विभाजित है, यानी 11 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारी 187 आएगी। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 173। 173 हमारी अभाज्य संख्या है। तो यानी हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। बाकी के और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी 437 है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है 437 जो है ये हमारी 19 गुणा 23 करेंगे, यानी 19 से विभाज्य है। 19 गुणा 23 हमारा 437 के बराबर होता है। उसके बाद है हमारा 627। 627 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है। जब हम 3 की गुणा 209 में करेंगे तो हमारा 627 आएगा। तो यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हमारा 137 है, 173 है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध आवर्ती दशमलव है। ऑप्शन ए है हमारा 0.9 और 5 4 के ऊपर हमारा बार दिया गया है। ऑप्शन बी है हमारा 3.1 और 8 के ऊपर हमारा बार दिया गया है। ऑप्शन सी है हमारा 42.06 के ऊपर बार है। और ऑप्शन डी है हमारा 0 उसके बाद जो हमारी संख्या दी गई है 14,28,057 और तो उसके ऊपर 14,2857 उसके ऊपर हमारा बार है। तो हमें बताना है कि इसमें से हमारी जो प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, चार ऑप्शन है हमारे ए बी सी। इसमें से बताना है हमारी प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल कौन सी है, यानी विशुद्ध आवर्ती दशमलव कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे विशुद्ध आवर्ती दशमलव यानी प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल कौन सी होती है, ये वो होते हैं जिन्हों में दशमलव बिंदु यानी जो डेसिमल है उसके बाद आने वाले जो हमारी सभी डिजिट है, सभी अंक हैं, उन्हों की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी सभी के ऊपर बार हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर 5 4 के पूरी संख्या है हमारी 0.29 और 5 4 के ऊपर बार है। तो ये हमारी प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा 0.3
3.18 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर सिर्फ 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी हमारा प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल नहीं है, यानी विशुद्ध आवर्ती दशमलव नहीं है। ऑप्शन सी हमारा 42.06 के ऊपर बार है, यहाँ पर सिर्फ पुनरावृत्ति 6 की हो रही है, तो ये भी हमारा विशुद्ध आवर्ती दशमलव नहीं है। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी में हमारे जीरो के बाद, जीरो दशमलव यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सभी के ऊपर बार है, यानी वो सभी पुनरावृत हो रहे हैं, तो यही हमारा विशुद्ध आवर्ती दशमलव है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक से किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण में कीमत, जो निर्मित मिश्रण है उसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 2.1, ऑप्शन सी 1.1, ऑप्शन डी 3.2। इन वोट रेशियो शुड 60 कॉस्टिंग 50 रुपए पर किलोग्राम बी मिक्स्ड विथ साल्ट कॉस्टिंग 80 रुपए पर किलोग्राम सो दैट द प्राइस ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 60 रुपए पर किलोग्राम। तो हमें बताना है कि एक तो नमक है हमारा 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और दूसरा है हमारा 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। तो 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए में, जो हमारा 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाए, जो हमारा जो मिश्रित नमक है, जो हमारा मिश्रण आएगा वो हमारा 60 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा सस्ता नमक है उसे हम सी मान लेते हैं, यानी जो हमारा सस्ता नमक है, सस्ता सस्ता नमक सी जो है ये हमारा कितना है, ये हमारा 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला नमक है। और महंगा जो है, जो हमारा महंगा वाला नमक है, महंगा नमक, इसे हम डी मान लेते हैं, तो ये है हमारा 80 किलोग्राम, 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। और जो दोनों का मिक्सचर है यानी दोनों का मिश्रण है उसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें बताना है अनुपात, तो मिक्सचर मान लेते हैं हम, जो हमारा मिक्सचर है यानी जो हमारा मिश्रण है ये एम मान लेते हैं, और ये बराबर 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो रेशियो हमारा बराबर होगा, हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो बराबर होगा हमारा डी माइनस एम और अपोन में हमारा एम माइनस सी, यानी डी है हमारा महंगा नमक और माइनस में हमारा मिक्सचर, और उसके बाद हमारा मिक्सचर और माइनस में हमारा सस्ता नमक। तो ये हो जाएगा हमारा 80, डी है हमारा 80 और माइनस एम हमारा 60 है, और यहाँ पर मिक्सचर हमारा 60 और सी जो हमारा सस्ते नमक है ये हमारा 50 है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 20/10, यानी जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अनुपात में आएगा 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में 40% विद्यार्थियों को ग्रुप ए मिला, शेष बचे विद्यार्थियों को 75%, शेष बचे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका 75% ग्रुप बी में रखे गए तथा शेष 12 बचे विद्यार्थियों को ग्रुप सी प्राप्त हुआ। विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 92। In a school, 40% of the students were assigned to Group A, 75% of the remaining students were placed in Group B, and the last 12 students were assigned to Group C. The total number of students in the school is, हमें बताना है कि total number of students कितने हैं स्कूल में, तो हम total number of students ही 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल स्टूडेंट्स बराबर है हमारे 100%, जिसमें से हमारा 100% का जो 40% है ये हमारा ए ग्रुप में है, तो ए ग्रुप में है हमारा 40%, और शेष बचे विद्यार्थियों का 75% ग्रुप बी में है। तो ग्रुप बी में कितना होगा, हमारा ग्रुप बी में है हमारा शेष कितने बचेंगे, 100 में से हमारे 40% ए ग्रुप में है, तो बी में कितने होंगे 60%, और 60% का हमारा जो 75% है ये बी ग्रुप में रखा गया है। 60 का 75% बी ग्रुप में है, तो ये हो जाएगा हमारा 75 से काटेंगे 3 बार और 75 से काटेंगे 4 बार में, 4 से यहाँ पर काटेंगे 15 बार में, तो ये हो जाएगा ग्रुप बी में है हमारे 45 स्टूडेंट्स, 45% स्टूडेंट हमारे ग्रुप बी में है। अब ग्रुप सी में कितने होंगे, ग्रुप सी में है ग्रुप
ग्रुप सी में है हमारा 60 माइनस 45, यानी ग्रुप सी में हमारा 15% है और 15% बराबर है हमारा 12 स्टूडेंट्स के, क्योंकि जो बाकी के बचे हुए हैं शेष 12 बचे विद्यार्थियों को ग्रुप सी प्राप्त हुआ। तो ग्रुप सी में हमारे 15% और क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे 12 स्टूडेंट है, तो 1% हमारा बराबर हो जाएगा 12/15 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% बराबर हो जाएगा हमारा 12/15 गुणा 100 के। यहाँ पर काटेंगे 3 से 4 बार में, और यहाँ पर काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 80 के। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल में? हमारे 80 विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक जंगल में 30% बंदर, 40% हिरन, 10% भेड़िए और 20% शेर है। यदि सभी 100 हिरन जंगल से पकड़ लिए जाएं तो जंगल में कितने शेर हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 30% monkeys, 40% deer, 10% wolves and 20% lions. If all 100 deer are captured from the forest, how many lions there are in the forest? तो बता रहे हैं हमें जंगल में कितने शेर हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 40% हिरन है, और यदि सभी 100 हिरन जंगल से पकड़ लिए जाएं तो 40% हिरन हमारे किसके बराबर होंगे? 100 हिरन के बराबर होंगे। तो 40% जब हमारा 100 के बराबर है तो हमें बताना है कि जंगल में कितने शेर हैं। शेरों का जो हमारा प्रतिशत दिया गया है, ये हमारा शेरों का प्रतिशत 20% दिया गया है, और 40% हमारा किसके बराबर है? 40% हमारे हिरन थे, और हिरन हमारे किसके बराबर है? 40% हमारे 100 हिरनों के बराबर है। तो 1% हमारा बराबर हो जाएगा 100/40 के। तो 1% बराबर आ जाएगा हमारे 100/40 के। जब 1% हमारा 100/40 के है तो शेर कितने? हमारे 20% है। 1% 100/40 के आया है, तो 20% बराबर हो जाएगा हमारा 20 × 100/40 के। यहाँ पर 20 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 100 को, तो 50 आएगा हमारा। तो शेरों की संख्या कितनी आएगी? 20% हमारा किसके बराबर है? 50 शेरों के बराबर है। तो शेरों की संख्या हमारी 50 आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 690 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 1150, ऑप्शन बी 1100, ऑप्शन सी 1200 और ऑप्शन डी 1050। In a school, 60% of the students are girls. If the total number of girls in the school is 690, then the total numbers of students in the school will be. हमें बताना है कि स्कूल में हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। यदि टोटल स्टूडेंट्स में से हमारी 60% विद्यार्थी जो हैं वो लड़कियां हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे स्कूल में जो टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होते हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे 100% है। तो टोटल स्टूडेंट्स में से हमारा 60% जो है वो विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो हमारे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने 100% मानी थी, तो उसमें से हमारी 60% जो विद्यार्थी हैं ये हमारी लड़कियां हैं। तो 100 में से हमारी 60% लड़कियां हैं हमारी। ये क्या है? ये हमारी लड़कियां हैं, यानी ये हमारी गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे हमारे 40%। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? टोटल हमारे 100% थे, 60% हमारी गर्ल्स हैं, 40% बॉयज हैं। तो 60% हमारे किसके बराबर है? विद्यालय में जो लड़कियों की कुल संख्या है ये हमारी 690 है। तो 60% हो जाएगा हमारा 690 के बराबर। तो 1% बराबर होगा हमारे 690/60। 690/60 हमारे 1% के बराबर हो जाएगा। अब हमें बताना है कि विद्यालय में कुल छात्रों की कितनी संख्या है। तो टोटल स्टूडेंट कितने? 100%। 1% हमारा 690/60 आया है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा हमारा 690/60, और गुणा में आएगा हमारा 100। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 23 में।
100 से डिवाइड करेंगे, दो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 आएगा, तो 100% हमारा बराबर आ जाएगा 23 गुणा 50 के, जो हमारा बराबर होगा 1150 के। तो हमारे टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे किसके बराबर आए हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे 1150 के बराबर आए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे, जो कि वह विक्रेता 2 रुपए में 3 की दर से बेच रहा था। बाद में राम उन आमों को ₹3 में 2 की दर से बेच देता है। 6 आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा? राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे, और जिस विक्रेता से आम खरीदे वो 2 रुपए में 3 की दर से बेच रहा था, और खरीदने के बाद राम ने उन आमों को 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया। तो 6 आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें ये बताना है। राम bought 6 mangoes from a vendor who was selling them at the rate of 3-4 rupees to. Later, Ram sold those mangoes at the rate of 2-4 rupees 3. What would be the cost price and selling price of the 6 mangoes? हमें बताना है कि 6 मैंगो का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना है। ऑप्शन ए 2 और 7, ऑप्शन बी 5 और 10, ऑप्शन सी 4 और 9, ऑप्शन डी 3 और 8। तो हमारा सीपी कितना होगा? सीपी बराबर होगा, हमारा जो विक्रेता है ये 2 रुपए में 3 की दर से आम बेच रहा था, यानी 3 आमों का जो मूल्य है ये 2 रुपए है। तो 3 आमों का मूल्य कितना है? 3 आमों का मूल्य 2 रुपए है। तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा? एक आम का मूल्य बराबर हो जाएगा 2/3। एक आम का मूल्य 2/3 हो जाएगा। तो राम ने कितने आम खरीदे हैं? 6 आम खरीदे हैं, तो 6 का मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी 6 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 2/1 का कितना है? 2/3, और 6 का हो जाएगा 6 गुणा 2/3, यानी 6 का जो सीपी है, 6 आमों का सीपी बराबर हो जाएगा 4 रुपयों के बराबर। तो अब हमें एसपी फाइंड करना है। सीपी हमारा 4 रुपए आ गया, एसपी फाइंड करना है। अब राम ने उन्हें सेलिंग प्राइस कितना आएगा? अब राम ने उन्हें खरीदने के बाद 3 रुपए में 2 की दर से बेचे, तो कितने की दर से बेचे? एसपी बराबर हो जाएगा हमारा 2 रुपए की दर से बेचे, यानी 2 रुपए में राम ने 2 रुपए में 3 की दर से, यानी 2 रुपए में 3 आम खरीदे थे, अब 3 रुपए में 2 की दर से बेच रहा है। तो 2 आमों का विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 2 आमों को कितने रुपए में बेच रहा है? 2 आमों को 3 रुपए में बेच रहा है। तो एक आम को कितने रुपए में बेचेगा? एक आम को बेचेगा 3/2 रुपए में। तो 6 आमों को कितने में बेचेगा? 6 आमों को बेचेगा 6 गुणा 3/2 में। तो ये हो जाएगा हमारा एसपी बराबर, एसपी इज इक्वल्स टू 3 × 3, यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 2 रुपए के बराबर हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस हमारा 4 रुपए था। तो राम ने 4 रुपए के आम खरीदे और 6 रुपए के बेच दिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 आमों का जो क्रय मूल्य था, जो राम ने एक विक्रेता से खरीदे थे, 6 रुपए में खरीदे थे और उन्हें 9 रुपए में बेच दिया। सॉरी, 4 रुपए में खरीदे थे और 9 रुपए में बेच दिया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2.2 2.5 रुपए यानी 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, तथा 1.5 रुपए की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कुल कितनी पेंसिलें थी? ऑप्शन ए 220, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 200, और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। Vinod makes a profit of 110 rupees while when selling pencil at the rate of 2.50 per pencil, and incurs a loss of 55 rupees while selling them at the rate of 1.75. How many pencils did Vinod have? हमें बताना है कि विनोद के पास कितनी पेंसिल थी। तो मान लेते हैं हमारा जो विनोद के पास है, ये टोटल पेंसिल हमारी एक्स है। टोटल पेंसिल मान लेते हैं हमारी विनोद के पास एक्स हो गई, तो उसका एसपी हो जाएगा हमारा 2 यानी 2.50x। एसपी हमारा 2.50x हो गया। सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 110 रुपए का। क्या हुआ है? 110 रुपए का हमारा लाभ हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.50। ये हमारा सीपी है, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 2.50 है। लाभ हुआ है 110 का, तो माइनस करेंगे 110।
ये क्या है, ये हमारा पहली बार का है यानी फर्स्ट हो गया। आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि 1.5 रुपए की दर से बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल पेंसिल एक्स थी तो इसका एसपी हो जाएगा हमारा, ये एसपी बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हमारी है सेकंड। इसमें हमारा एसपी बराबर हो जाएगा 1:75x, तो सीपी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 55 रुपए की हानि हुई है, तो यहाँ पर 110 हमने माइनस किया था क्योंकि यहाँ पर लाभ हुआ था, सेलिंग प्राइस पे हमारा लाभ हुआ था, तो 110 रुपए हमने माइनस करे सीपी फाइंड करने के लिए। यहाँ पर 55 रुपए की हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे, सीपी में 55 रुपए ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.75x प्लस 55। तो यहाँ पर हमारा एक सीपी आ गया 2.50x माइनस 110 और दूसरा आ गया हमारा सीपी 1.75x प्लस 55। अब क्या करेंगे, हम दोनों सीपीओ को आमने सामने रख देंगे क्योंकि सीपी हमारे दोनों कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे, एक ही पेंसिल के हैं तो कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे, तो कॉस्ट प्राइस हम आमने सामने रख देंगे। जो पहले कॉस्ट प्राइस की है, पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आई थी ये हमारी 2.50x और यहाँ पर हमारा 110 है और इधर हो जाएगी हमारी 1.75x और प्लस में आ जाएगी हमारी 55। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2.50x माइनस 1.75x और ये बराबर में हो जाएगा हमारा 55 प्लस 110। आगे ये हो जाएगा हमारा, जब 2.50x में से माइनस करेंगे 1.75x तो ये बराबर आएगा हमारे 0.75x के, और 55 प्लस 110 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 165 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 165 और अपोन में 165 और अपोन में आएगा हमारा 0.75। अब x की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारी 165 और अपोन में आएगा हमारा 75 आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी दो जीरो है यानी डेसिमल है ये ऊपर जाके दो जीरो हो जाएंगी और नीचे बचेगा हमारा सिर्फ 75। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 220 के बराबर आ जाएगी। जब हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 पंजे 75 में और 15 से करेंगे तो 11 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुणा 11। तो इस तरह से हमारा x बराबर हो जाएगा हमारे 220 के। तो x की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई है, x की वैल्यू हमारी 220 के बराबर आई है। तो x क्या था, हमारी टोटल पेंसिल थी, ये क्या था, x हमारा टोटल पेंसिल थी। तो टोटल पेंसिल हमारी कितनी आई है, टोटल पेंसिल हमारी 220 आई है। तो हमसे क्वेश्चन में विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, यानी टोटल पेंसिल ही पूछा गया था। तो टोटल पेंसिल हमारी 220 है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल को 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। हमें बताना है कि यदि हम साइकिल को 1800 रुपए में बेचते हैं तो उसे कितने की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो हमें साइकिल का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। सेलिंग अ बाइसिकल फॉर 1800 रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। सीपी क्या है बाइसिकल की, ऑप्शन ए 1900 रुपए, ऑप्शन बी 2100 रुपए, ऑप्शन सी 2000 रुपए और ऑप्शन डी 2200 रुपए यानी 2200 रुपए। तो सीपी क्या होगी, जब हम 1800 रुपए में साइकिल को बेच रहे हैं और 10% की हानि पर बेच रहे हैं, तो सीपी बराबर होगा हमारा एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट, जो हमारा लॉस परसेंट दिया गया है, और अपॉन में आएगा हमारा 100। तो एसपी कितना है, एसपी है हमारा 1800 रुपए, जो हमारा 1800 रुपए में बेची थी। कितने परसेंट की हानि पर बेची थी, 10% की, तो लॉस परसेंट कितना होगा हमारा 10%, तो 1 माइनस 10/100। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800 और अपोन में आएगा हमारा 100 माइनस 10 और अपोन में आएगा हमारा 100। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1800 और अपोन में आएगा हमारा 90/100। तो यहाँ पर जब हम
काटेंगे से तो 1800 यहाँ पर 100 इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 90 क्या आ जाएगा, 90 हमारा नीचे आ जाएगा तो किसके बराबर है, ये हमारा सीपी के बराबर है। 90 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा यहाँ पर, तो सीपी बराबर आ जाएगा हमारा 2000। सीपी किसके बराबर आ जाएगा, सीपी बराबर हमारा 2000 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 2000 आया है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपए है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। ऑप्शन ए 1 घंटे बाद, ऑप्शन बी आधा घंटा बाद, ऑप्शन सी 10 मिनट बाद और ऑप्शन डी 60 सेकंड बाद। Four students run around a field. They complete a full circuit of the field in 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, and 60 seconds, respectively. If they start running simultaneously from a specific point on the field, after what minimum time will they meet again at that same point? हमें बताना है, यदि 4 छात्र जो है वो मैदान के चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं, वे क्रम से एक 20 सेकंड में, दूसरा 40 सेकंड में, तीसरा 50 सेकंड में और जो चौथा है ये 60 सेकंड में मैदान का चक्कर पूरा लगाते हैं। तो वो यदि मैदान के किसी एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो 4 छात्रों की हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, हमें टाइम ही बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 30, 40, 50 और 60 का हमें रेशियो निकालना होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे कितने समय बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो 30, 40, 50, 60 का रेशियो निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 15 बार में, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 30। उसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 15, हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 2 से करेंगे 10 आएगा, 25 और यहाँ पर हमारा 15 आएगा। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 15, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 15। फिर उसके बाद 5 से करेंगे, सीधा 5 से कर लेते हैं। उसके बाद हम 3 से कर लेंगे, 5 से करेंगे तो 3 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में और फिर 3 बार में। फिर एक बार 5 से करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 3 से करने के बाद 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो 30, 40, 30, 40, 50 और 60 का हमारा किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है हमारा 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 के बराबर आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25 और गुणा में आएगा हमारा 3। जब हम इसे करेंगे तो इसे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के 8 में करेंगे 200 आएगा और गुणा में हमारा 3 बराबर आ जाएगा 600 के। तो ये क्या है, 600 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का ऑप्शन सिर्फ 60 सेकंड दिया गया है। जब हम 600 सेकंड है हमारा, 600 सेकंड को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 600 सेकंड को हम 60 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 10 मिनट्स में। तो 10 मिनट्स में वो एक साथ उसी बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कितने समय बाद मिलेंगे, वो एक दूसरे से 60 यानी 600 सेकंड बाद और 10 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे एक ही बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 26, 56, 104 तथा 182 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा? The LCM of 26, 56, 104 and 182 will be option A 748, option B 1274, option C 728 और option D 456। तो हमें बताना है यहाँ पर हमारा 26, 56 जो हमारी संख्याएं दी गई हैं, पहली हमारी 26, 56, 104 और 182 का हमारा लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। तो 26 के हमारा
56 का हमारा, 104 का हमारा, 182 का हमें एलसीएम बताना है, तो हम सभी इनों का क्या निकाल लेंगे, इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे हम 26, 56, 104 और यहाँ पर 182। एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 2 से करने के बाद हमारा 13 आएगा। 2 से करेंगे तो 13 बार में, 2 से करेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 28 बार में, 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 52 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 91। उसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे तो ये हमारा 13 आएगा। उसके बाद हमारा 14 आएगा। उसके बाद हमारा 26 आएगा और उसके बाद हमारा 91 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 13, उसके बाद हमारा 7, उसके बाद 13 और फिर आएगा हमारा 91। डायरेक्ट 13 से कर लेते हैं, उसके बाद 7 से करेंगे। 13 से करेंगे एक बार में, फिर 7, फिर 1, फिर यहाँ पर 7 बार में, फिर उसके बाद 7, 7 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 13 और उसके बाद आया हमारा 7। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा 13 गुणा 7 यानी हमारा 56 गुणा 13, जो हमारा 728 के बराबर होगा। तो इन सभी का हमारा एलसीएम किसके बराबर आएगा, इन सभी का एलसीएम हमारा 728 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 728। इन सभी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 728 के बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 26, 56, 104 और 182 का हमारा एलसीएम 728 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 8:5, ऑप्शन बी 7:5, ऑप्शन सी 7:8 और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। The ratio of the current age of YOLO and JOLO is 6:7. If JOLO is 4 years older than YOLO, what will be the ratio of their age after 4 years? हमें बताना है कि 4 साल बाद योलो और जोलो की एज में कितने का अनुपात होगा। तो यहाँ पर योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। जो योलो है इसकी आयु योलो की y मान लेते हैं और जोलो की मान लेते हैं जोलो की j। y का अनुपात जो है ये हमारा 6 और 7 के अनुपात में थे। योलो और जोलो की आयु का अनुपात, तो योलो की हो जाएगी हमारी 6x मान लेते हैं और जोलो की हम 7x मान लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे आगे कहा गया है, यदि जोलो जो है ये योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है। जोलो जो है वो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, तो जोलो यानी 7x यानी j जो है ये हमारा योलो y से कितना बड़ा है, 4x बड़ा है। तो जोलो हो जाएगा हमारा, जोलो की कितनी थी 7x और हमारी योलो की 6x और प्लस में हो जाएगी हमारी 4। तो 7x माइनस 6x और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 4 के बराबर हो जाएगी। 7x हमारी जोलो की आयु का अनुपात था और हमारा 6x जो था ये हमारी योलो की आयु का अनुपात था और जोलो जो था ये योलो से 4 वर्ष बड़ा था। तो 7x में से माइनस करेंगे, 6x बराबर में 4 कर देंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो योलो की जो एज है ये हमारी कितनी आ जाएगी, योलो की जो वर्तमान आयु है ये हो जाएगी हमारी 6 गुणा 4 और जोलो की हो जाएगी हमारी 7 गुणा 4। योलो की हो जाएगी 24 और जोलो की हो जाएगी 28। योलो की 24 और जोलो की 28 हो गई। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है, तो 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में हमसे अनुपात पूछा है, वो भी 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का। योलो की यानी y की जो वर्तमान आयु है ये हमारी कितनी है, योलो की वर्तमान आयु 24 वर्ष है और जोलो जिसे हमने j मान लिया था इसकी वर्तमान आयु 28 वर्ष है। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद के लिए दोनों में 4 4 ऐड कर देंगे। अब इनों का अनुपात कितना होगा, योलो की हो गई हमारी 28 साल और जोलो की हो गई हमारी 32 साल। तो 28 और 32 में हमें अनुपात बताना है। 28 और 32 में अनुपात हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28 और फिर हमारा 16 दूनी 32, फिर काटेंगे 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। तो योलो की और जोलो की जो वर्तमान एज थी हमारी 24 और 28 और 4 साल बाद उन दोनों की आयु में हमारा अनुपात हो जाएगा 7 और 8 का, योलो की और जोलो की
आयु में, योलो की 7 और जोलो की 8। तो वर्तमान अनुपात 7-8 में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात 7:8 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जो है वो बी से 7 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए से आधी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान तो उनकी वर्तमान आयु का योग वर्ष में कितना होगा? हमें क्या बताना है? उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। If A is 7 years older than B, 4 years from now, B's age will be half of A's age. What will be the sum of their present age in year? Option A 19 years, option B 17 years, option C 15 years और option D 13 years. तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए जो है वो बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी और बी की कितनी होगी? यहाँ पर बी की आयु मान लेते हैं, बी की आयु हमारी एक्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी? ए जो है वो बी से हमारा 7 वर्ष बड़ा है, तो ए की हो जाएगी x+7। तो 4 वर्ष पश्चात कहा गया है जो बी की आयु है वो ए की आयु से आधी हो जाएगी। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ए की आयु हो जाएगी हमारी x+7 और प्लस में हो जाएगा हमारा 4 और बी की हो जाएगी हमारी x+4। अब आगे कहा गया है जो ए की आयु है वो आधी हो जाए, बी की आयु जो है वो ए की आयु से आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए की आयु 4 वर्ष बाद हो जाएगी x+11 और बी की हो जाएगी हमारी x+4। ए की हमारी x+11 है, बी की x+4। तो यहाँ पर बी की जो है वो ए से कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो x+4 बराबर हो जाएगा हमारा x+4 बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए की आयु। तो ए की कितनी है? x+11, x+11 की आधी हो जाएगी, x+4 जो है वो x+11 का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2x+8 बराबर x+11। तो x बराबर 2x+8, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1/2 जो है ये हमारे 11x+11 1/2 गुणा में है, इधर जाके हमारा 2 जो है ये भाग में है, इधर जाके 2 गुणा में हो जाएगा। x+4 की अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 2x, यहाँ पर ये जब हमारा मल्टीप्लाई में चला गया तो यहाँ पर हमारा 2x+8 बराबर हो गया x+11 के, तो x बराबर हो जाएगा हमारे 3 के। यहाँ पर 2x माइनस x हो जाएगा और 11 में से 8 जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्तमान आयु का योग पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था x+7 और x। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हमारा 3 हो गया, तो b की आयु तो बराबर हो जाएगी हमारे 3 के और a की आयु बराबर हो जाएगी हमारी 3+7 के। यानी a की आयु जो है ये हमारी 10 साल है, a की आयु हमारी 10 साल है और b की आयु है हमारी 3 साल। योग पूछा है, योग बराबर हो जाएगा हमारा ए की आयु प्लस बी की आयु, यानी ए की हमारी 10 है और बी की हमारी 3 है, यानी दोनों का योग हमारा 13 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान आयु का योग दोनों का वर्षों में 13 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 वर्षों में, ऑप्शन बी 24 वर्षों में, ऑप्शन सी 27 वर्षों में और ऑप्शन डी 19 वर्षों में। A sum of money doubles itself in 5 years. In how many years will it become 3 times itself? Option A 10 years, option B 24 years, option C 27 years और option D 19 years। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा T1/T2 इज इक्वल्स टू N1 - 1 और अपोन में आएगा हमारा N2 - 1। यहाँ पर जो हमारा 5 वर्षों में धन अपने का 2 गुना हो जाता है, हमें बताना है कि वो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो T1 कितना है? T1 हमारा है 5 वर्ष। T2 हमें फाइंड करना है। N1 कितना है हमारा? कितना गुना हो जाता है? 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है और -1। N2 कितना है हमारा? 3 गुना हो जाएगा कितने साल में? ये हमें T2 फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/T2, 5/T2 और इधर हो जाएगा हमारा 1/2। दो में से 1 माइनस करेंगे और 3 - 1 ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये 5/T2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू
T2 बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनों की, तो T2 बराबर हो जाएगा हमारे 10 साल के। तो 3 गुना कितने में हो जाएगा, वो कोई धन हमारा जो 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, तो 10 वर्षों में हमारा 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बैंकों से 1,000 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है, तो बताइए उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 1.50%, ऑप्शन सी 0.50%, ऑप्शन डी 0.25%। ये द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड on 1,000 from two banks after 2 years in 5 rupees. What is the difference between their interest rate? हमें बताना है कि इनों की इंटरेस्ट रेट के बीच डिफरेंस कितना है। रेट डिफरेंस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिफरेंस इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट डिफरेंस हमारा 5 दिया गया है, इनटू में आएगा हमारा 100, प्रिंसिपल हमारी 1000 दी गई है यानी 1000 दी गई है, और गुणा में हमारा टाइम 2 ईयर का दिया गया है। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से काटेंगे 2 बार में हमारा आएगा रेट डिफरेंस बराबर आएगा हमारा 1/4, जो हमारा बराबर होगा 0.25% के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोनों ब्याज दरों में अंतर हमारा 0.25% का आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सी की आयु क्या है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 27 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 25 years। इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 28 years, व्हाट इज सीज एज। ऑप्शन ए हमारा 21 years, बी 24 years, सी 27 years, डी 19 years। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष दी गई है, ए और बी की औसत आयु हमारी 28 वर्ष दी गई है। सी की आयु हमसे पूछी है कि सी की आयु क्या होगी। तो ए बी सी की जो एवरेज है 25 साल दी गई है, तो ए बी सी में 25 में करेंगे 3 की गुणा, ए बी की 28 साल दी गई, तो ए और बी यानी 2 पर्सन है, तो यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे। सी की पूछी है तो क्या करेंगे, ए बी सी की जो एवरेज है उसमें से माइनस करेंगे हम ए बी की एवरेज एज, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी सी की एवरेज एज आ जाएगी। ये है हमारी 25 × 3 ए बी सी की, और माइनस ए बी की है हमारी 28 × 2, यानी ए बी सी की तो है हमारी 75 और ए बी की हमारी 56। तो 75 माइनस 56 करेंगे जो हमारा बराबर होगा 19 साल के। तो सी की हमारी एज किसके बराबर है, सी की एज हमारी यानी सी की जो आयु है ये हमारी 19 वर्ष है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 39.8, ऑप्शन डी 37.8। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइमर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 इज। तो 30 और 50 के बीच जो हमारी अभाज्य संख्या है, 30 और 50 के बीच हमारी अभाज्य संख्या हमारी एक 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। यानी हमारी 30 और 50 के बीच जो हमारी टोटल अभाज्य संख्या है ये हमारी 5 संख्या है। हमें क्या फाइंड करना है, इनों का औसत निकालना है। तो औसत बराबर होगा हमारा, औसत बराबर जो हमारा एवरेज है, एवरेज इज इक्वल्स टू होगा हमारा सम ऑफ ऑल नंबर्स, और अपॉन में आएगा हमारा टोटल नंबर। हमारे टोटल नंबर कितने हैं, तो सम कितना होगा हमारा 31, 37, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, और अपॉन में आएगा हमारा यहाँ पर, अपॉन में आएगा हमारा 5, 31, 37, 41, 43 और 47, और अपॉन में आएगा हमारा यहाँ पर 5। इनों का जो हमारा सम है ये बराबर हो जाएगा हमारा 31, 37, 41, 43 और 47 का सम बराबर हो जाएगा हमारा 199, और अपॉन में आएगा हमारा 5, जो हमारा बराबर होगा 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 39.5। तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना है, एवरेज इज इक्वल्स टू है हमारा
39:5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक टैंक का 3/16 भाग 15 मिनट में भरा जाता है तो टैंक का बाकी का भाग कितने समय में भरा जाएगा? ऑप्शन ए हमारा 25 मिनट में, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 65 मिनट, ऑप्शन डी 70 मिनट। इफ 3/16 of a tank is filled in 15 minutes, how much time will the remaining part of the tank be filled? Option A 55 minutes, option B 60 minutes, option C 65 minutes, option D 70 minutes। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा टैंक का पूरा भाग है ये हमारा, जो टैंक का पूरा भाग है ये हमारा x मान लेते हैं। तो टैंक का 3/16 भाग है, यानी जो टैंक का पूरा भाग है ये x है, तो 3/16 भाग हो जाएगा हमारा 3x/16। ये हमारा 15 मिनट में भरा जा रहा है, तो टैंक का बाकी भाग कितने में भरा जाएगा? 3x/16 हमारा 15 मिनट में भरा जा रहा है, टैंक हमारा x से भरा हुआ 3x/16 है, तो बाकी का हमारा कितना है? बाकी का बचा हुआ है हमारा x माइनस 3x/16। तो ये हो जाएगा हमारा 16x माइनस 3x और बट्टे में आएगा हमारा 16। ये हो जाएगा हमारा 13x और अपोन में आएगा हमारा 16। बाकी का बचा हुआ भाग हमारा 13x और अपोन में हमारा 16 है। बचा हुआ भाग हमारा यानी बाकी भाग 13x और अपोन में आएगा हमारा 16। हमें बताना है कि ये हमारा कितने टाइम में भरा जाएगा, क्योंकि हमारा 3x/16 हमारा 15 मिनट में भरा जा रहा है। तो x हमारा कितने में भरा जाएगा? x भरा जाएगा हमारा 3x/16, 3x/16 बराबर 15। तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 15 गुणा 16, और x बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुणा 16 और अपन में आएगा हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो x बराबर हो जाएगा, पूरा जो भाग है ये हमारा 80 मिनट में भरा जा रहा है, x बराबर हो जाएगा हमारा 80 मिनट। पूरा भाग हमारा 80 मिनट में भरा जा रहा है। हमें बताना है कि बाकी का बचा हुआ भाग जो है ये हमारा कितने टाइम में भरा जाएगा। बाकी का बचा हुआ भाग है हमारा 13x/16। तो ये हो जाएगी 13x/16। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 80 है, तो 13 गुणा 80 और अपोन में आएगा हमारा 16। 16 से काटेंगे 5 बार में, 13 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 मिनट में हमारा जो बाकी का बचा हुआ भाग है ये भरा जाएगा। तो 65 मिनट हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी है, 65 मिनट्स यानी 65 मिनट में हमारा जो टैंक का बाकी भाग है ये हमारा भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? One tap can fill a tank in 8 hours and another tap can empty it in 16 hours. If both taps are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? Option A 24 hours, option B 15 hours, option C 16 hours और option D 10 hours। तो तो हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। तो टाइम बराबर होगा हमारा x इंटू वाई और अपोन में आएगा हमारा y माइनस x। तो x कितना है हमारा? पहला जो नल है वो टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8 और y हो जाएगा हमारा कितने में खाली कर रहा है। दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर रहा है, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 16। तो x इंटू वाई में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी 8 है और y की वैल्यू है हमारी 16। तो 8 इंटू 16 और अपोन में आएगा हमारा 16 माइनस 8 बराबर किसके होगा? 8 टाइम के बराबर होगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टंकी को भरने में हमारा कितना समय लगेगा? तो t बराबर होगा हमारा t इज इक्वल्स टू 8 इंटू 16 और अपोन में आएगा 16 में से 8 जाएंगे तो हमारा 8 आएगा। 8 से हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो टंकी को भरने में हमारा कितना टाइम लगेगा? टंकी को भरने में हमारे 16 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टंकी को भरने में 16 घंटे लगेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चोर तथा पुलिस के बीच की प्रारंभिक दूरी 50 मीटर है। चोर 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तथा पुलिस 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
दौड़कर चोर को पकड़ सकती है? कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ सकती है? ऑप्शन ए 1 मिनट 40 सेकंड में, ऑप्शन बी 1 मिनट में, ऑप्शन सी 50 सेकंड में और ऑप्शन डी 30 सेकंड में। द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन अ thief and a policeman is 50 meters. The thief runs at a speed of 10.8 kilometer per hour and the policeman can catch the thief by running at a speed of 14.4 kilometer per hour. In how much time can the policeman catch the thief? तो हमें क्या बताना है? हमें टाइम बताना है कि कितने समय में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है इज इक्वल्स टू होगा हमारा डिस्टेंस और अपॉन में आएगी हमारी स्पीड। स्पीड है हमारी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड बराबर होगी हमारी जो जो चोर है ये हमारा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और पुलिस हमारी 14.4 प्रति किलोमीटर की चाल से दौड़ रही है और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? हमारी माइनस होगी। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है हमारी 50 मीटर। रिलेटिव स्पीड है हमारी 14.4 किलोमीटर पर आवर माइनस 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी हमारी t इज इक्वल्स टू 50 हमारी मीटर में है और ये हमारी किलोमीटर पर आवर में है। तो 14.4 में से 10.8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 3.6। तो ये क्या है? 3.6 हमारा किलोमीटर पर आ रहा है। जब हम इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 से काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो आगे सोल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा t इज इक्वल्स टू 50/0 डेसिमल 2 और इंटू में आएगा हमारा 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ की डेसिमल हट के ऊपर 10 हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 और अपॉन में आएगा 2। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से जाएगा हमारा 50 में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में टाइम आएगा हमारा 50 सेकंड। तो 50 सेकंड बाद जो पुलिस है ये हमारा चोर को पकड़ लेगी। तो 50 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। कितने समय बाद पकड़ लेगी? 50 सेकंड बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी यदि जो चोर है वो पुलिस से 50 मीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा जहां 34n तीन संख्याओं की एक संख्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n will 34n be a perfect cube where 34n is a 3 digit number? तो हमें बताना है कि 34n में जो हमारा ये n है ये हमारा कौन सी संख्या है जिससे हमारी जो 34n है ये हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ऑप्शन से करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन हमारा 2 है। यदि हम n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 342 के बराबर, जो कि हमारी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 342 हमारी परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा 3। यदि हम n को n इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 343, जो हमारी एक परफेक्ट क्यूब है। 343 जो है ये हमारी 7 की क्यूब है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा 343 आएगा और एक 343 जो है ये एक 3 डिजिट नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। ये हमारी 7 की क्यूब है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 1/7। If 1/3 is equals to b/4 is equals to c/7, then what is the value of a plus b plus c/c? तो यहाँ पर हमारी मान लेते हैं ए 1/3, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। तो यहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर 4 है और c बराबर 7 है। हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में हमें c की। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। a b c की वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 7 है और c की वैल्यू हमारी 7 है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14/7। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
3 बराबर b/4 बराबर c/7 की वैल्यू हमारी 3 4 7 के बराबर में दी गई थी। a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू 2 के बराबर आई है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी? A number was supposed to be multiplied by 7/6, but instead it was divided by 7/6, resulting in a value of 39 less than the intended result. What was the number? Option A 135, option B 126, option C 140 और option D 125। हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x थी, संख्या बराबर मान लेते हैं हमारी x थी। हमसे कहा गया था कि संख्या में 7/6 से गुणा करनी है, 7/6 से हमें संख्या में गुणा करनी है, हमसे ये कहा गया था, पर हमने क्या किया, उस संख्या में 7/6 से भाग दे दिया। तो ये हमारी बराबर होगी 7x/6 से हमने क्या कहा, हमने क्या करा, उस संख्या में 7/6 से भाग दे दिया, तो संख्या क्या हो गई हमारी 6x/7। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, तो 7x/6 और -6x/7 बराबर 39 होगा हमारा। 7x/6 माइनस 6x/7 इज इक्वल टू 39 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आगे सोल्व करेंगे तो 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, 6 और 7 का एलसीएम 42 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 गुणा 7x और ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा 6x बराबर 39 होगा। तो 49x माइनस 36x और अपोन में आएगा हमारा 42 और उधर आ जाएगा हमारा बराबर में 39। 42 यहाँ पर डिवाइड में 39 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13x और बराबर में हमारा 39 गुणा 42। x बराबर हो जाएगा हमारा 39 गुणा 42 और अपोन में आएगा हमारा 13, 13 से काटेंगे 3 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर 42 गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 126 के बराबर x। तो हमारी x क्या थी, x वो संख्या थी, तो वो संख्या हमारी 126 के बराबर आ जाएगी। x बराबर 126 आया, तो संख्या हमारी कितनी है, 126 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द नंबर इज 126, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ऐसे दिया गया है, फिर हमें 21 का स्क्वायर का योग हमें बताना है। 11 के स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर तक का योग क्या है? ऑप्शन ए 2926, ऑप्शन बी 3017, ऑप्शन सी 3215, ऑप्शन डी 3311। तो हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है, तो हम सम फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगेगा हमारा n+1 ब्रेक इट क्लोज 2n+1 और अपॉन में आएगा हमारा 6, वेयर n इज इक्वल्स टू 21, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 21, 21 + 1 ब्रेक इट 2 इंटू 21 + 1 और अपॉन में आएगा हमारा 6, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू 21 ब्रैकेट में है हमारा 22 इंटू हमारा 21 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 43 और अपोन में आएगा हमारा 6, तो s बराबर हो जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू 21 गुना 22 गुना 43 और अपोन में आएगा हमारा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 11 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 7 बार में, तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 77 गुणा 43, जो बराबर होगी हमारा s बराबर हो जाएगा, जब हम 77 और 43 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगी हमारी 3311 के। अब यहाँ पर हमारा जो सम 3311 आया है, ये हमारा n इज इक्वल्स टू 21 रख कर आया है। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम n इज इक्वल्स टू 10 रखेंगे, तो तब आएगा हमारा फॉर्मूला है हमारा s इज इक्वल्स टू n+1 2n+1 और अपॉन में आएगा 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 के स्क्वायर से लेके 21 के स्क्वायर तक का योग निकालना है। यहाँ पर हमने 21 रख दिया n और यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर n रखेंगे हम, या यहाँ पर n रखेंगे हम 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर रखने के बाद ये हो जाएगा हमारा, जब हम n इज इक्वल्स टू 10 रखेंगे, n इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर होगा हमारा 10 10+1 2 इंटू 10
+1 और अपॉन में आएगा हमारा 6। ये किसके बराबर है? ये हमारा सम के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणा 11 गुणा 21 और अपॉन में आएगा हमारा 6। यहाँ पर काटेंगे 3 से, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। तो ये हमारा 35 गुणा 11 बराबर आ जाएगा हमारा 385 के। x इज इक्वल्स टू होगा हमारा 35 गुणा 11 जो हमारा बराबर आएगा 385 के बराबर आ जाएगा ये हमारा 385 का। अब हमें क्या करना है, जो हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया था, एक तो लगाया था हमने सम का, एक फॉर्मूला था हमारा सम का, एक हमने n इज इक्वल्स टू 21 करके लगाया था और एक हमने n इज इक्वल्स टू 10 करके लगाया था। तो हम क्या करेंगे, अब हम टोटल सम फाइंड करने के लिए टोटल सम फाइंड करने के लिए n जो हमारा n21 था उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, n10 माइनस कर देंगे, यानी सम आया था हमारा 21 का, सम 21 माइनस सम 10। यहाँ पर हमारा n21 था और यहाँ पर हमारा n10 था। जहाँ पर हमारा सम n21 था वहां का सम आया हमारा 3311 और यहाँ पर जहाँ पर हमारा n10 था वहां का सम आया है हमारा 385। दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2926। तो हमारा टोटल सम कितना है, टोटल सम बराबर आया हमारा 2926। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 11 के स्क्वायर से लेके 21 के स्क्वायर तक का हमारा टोटल सम 2926 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a के स्क्वायर प्लस बी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए हमें चौथे के स्क्वायर तक का मान फाइंड करना है, यानी यहाँ भी हमें सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। फॉर्मूला है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपन में आएगा हमारा 6 वेयर n इज इक्वल्स टू 14। तो n की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 प्लस 1 2 इंटू 14 प्लस 1 और अपॉन में आएगा हमारा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 15 इंटू 29 और अपॉन में आएगा हमारा 6। 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 7, 3 से काटेंगे 5 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा 35 गुणा 29। तो हमारा सम किसके बराबर आएगा, 35 गुणा 29 के बराबर आएगा, जिसकी मल्टीप्लाई आएगी हमारी 1015 के बराबर। तो सम हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सम बराबर आ जाएगा हमारा 1015 के। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक के स्क्वायर से लेकर चौथे के स्क्वायर तक का मान हमारा 1015 आया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 100 लीटर मिश्रण के पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। ऑप्शन ए 70 लीटर, ऑप्शन बी 72 लीटर, ऑप्शन सी 78 लीटर और ऑप्शन डी 80 लीटर। A 100 liter mixture contain 10% water, what the rest being milk, how much addition water should be added so that the milk content in the resulting mixture become 50%। तो यहाँ पर जो हमारा 100 लीटर मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा 10% है। तो हमारा जो प्रारंभिक मिश्रण है यानी जो हमारा मिक्सचर है, ये हमारा कितना है, मिक्सचर हमारा 100 लीटर का है, जिसमें हमारा 10% पानी है। तो 90% क्या है, 10% पानी है। तो यानी 10 लीटर हमारा पानी है, तो 90 लीटर क्या है, 90 लीटर हमारा दूध है। जो पानी यानी जो वाटर है ये हमारा 10% है। तो मिल्क कितना है, मिल्क हमारा 19% है, 90% है, यानी 90 लीटर हमारा दूध है। अब क्या है, इसमें कितना और पानी डाले ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो मिक्सचर में हम कितना पानी डालें, मान लेते हैं जो मिक्सचर में हम x पानी डाल लेते हैं। तो जो हमारा नया मिश्रण हमारा हो जाएगा 100 में ऐड कर लेते हैं, इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स। जब हम 100 में x मान लेते हैं, x में हम और पानी डाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हम 50% डाल लें ताकि दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो 90 हमारे किसके बराबर होगा, जो नए मिश्रण में क्या होगा, 90 50% रह जाएगी। तो 10 100 प्लस एक्स का 50% किसके बराबर होगा, ये हमारा 90 के बराबर होगा। आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 90 बराबर 100x, 100 प्लस एक्स और गुणा में आएगा 50/100। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900, 90 गुणा 100 बराबर 50 गुणा 100 और प्लस में हो जाएगा हमारा 50x। ये हो जाएगा हमारा 9000 और ये हो जाएगा हमारा 5000 और प्लस में हो जाएगा हमारा 50x। 9000 में से 5000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4000 और बराबर में हो जाएंगे हमारे 50x। तो 4000 बराबर 50x,
50 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 80 बराबर 80 लीटर आ जाएगा हमारा 80 बराबर x। तो हमारा नया मिश्रण कितना था? अगर हम 80 लीटर इसमें क्या मिलाएंगे, 80 लीटर और पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी? 50% रह जाएगी। तो 80 लीटर हमारा करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू हमारी 80 आई है। ये 80 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 80 लीटर। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।